औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान गफूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड फोरम। आज की इस वीडियो में हम ऑटोमेटिक पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट पैनल के बारे में डिस्कस करेंगे कि एपीएफसी को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चूँकि पावर फैक्टर जो है वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए सबसे पहले हम लोड और इसकी टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो लोड एंड इट्स टाइप्स। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है और पावर फैक्टर को पावर ट्रायंगल के ज़रिए कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि ये जो लो पावर फैक्टर है इसके काजेज़ क्या क्या हैं और अगर पावर फैक्टर लो हो तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। फिर उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और पावर फैक्टर की इम्प्रूवमेंट की जो कैलकुलेशन है वो हम सीखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सपोज़ कोई हम इंडस्ट्रियल लोड लेंगे और उसके ऊपर हम जो है वो पावर फैक्टर की कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास कितने केवीआर के कैपेसिटर वहाँ पे यूज़ होंगे। फिर उसके बाद हम ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल के बारे में और उसके जो अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उनको डीपली स्टडी करेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि जो कंप्लीट कैलकुलेशन है, जितने भी कंपोनेंट्स एपीएफसी पैनल के अंदर यूज़ होते हैं उन सब के साइज़ कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। सपोज जो मैग्नेटिक कंडक्टर लगते हैं उनका साइज़ क्या होगा, फ्यूज़ेस हैं उनका साइज़ क्या होगा, एमसीसीबीज जो यूज़ होते हैं उनका साइज़ क्या होगा और कैपेसिटर जो यूज़ हो रहे हैं उनका साइज़ क्या होगा, केबल का साइज़ क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एनुअल सेविंग इन बिल्स, कि हम जब कैपेसिटर बैंक को इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे बिल में कितनी सेविंग होती है, यानी एनुअल एक साल के बाद हमें कितनी सेविंग हम कर सकते हैं एपीएफसी पैनल लगाने के बाद। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटर बैंक के ऊपर वो हम कितने साल में, इस एनुअल सेविंग से कितने साल में हम जो है उसको कवर कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करने जा रहे हैं लोड एंड इट्स टाइप्स। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल लोड क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल लोड। तो पावर फैक्टर जो है वो हमेशा डिपेंड करता है लोड के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोड क्या होता है और फिर हम इसकी जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल लोड के बारे में। एन इलेक्ट्रिकल लोड is an electrical component or portion of a circuit that consumes active electrical power। तो इलेक्ट्रिकल लोड क्या होता है कि ये सर्किट का वो कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल पावर को यूज़ कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। जैसे एग्जांपल, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं, जैसे लाइट्स हैं, इंडक्शन मोटर्स हैं और जितने भी अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जो इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, और ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिकल लोड कहलाते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ लोड। तो तीन टाइप्स हैं लोड की, एक है रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड्स। तो अब हम वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टिव लोड क्या होता है, इंडक्टिव लोड क्या होता है और कैपेसिटिव लोड क्या होता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टिव लोड क्या होता है। तो लोड्स कंसिस्टिंग ऑफ एनी हीटिंग एलिमेंट आर क्लासिफाइड एज रेजिस्टिव लोड। ऐसे तमाम लोड के जिनमें लोड के तौर पर हम किसी एक हीटिंग एलिमेंट को यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिव लोड कहते हैं। इसकी एग्जांपल आ सकती हैं, इनकैंडेसेंट लाइट्स आ जाती हैं, टोस्टर आ जाते हैं, ओवन्स, रूम हीटर्स और कॉफ़ी मेकर्स। ये सारी किसकी एग्जांपल है, रेजिस्टिव लोड्स की। जहाँ पे भी ये लोड्स होंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या है, रेजिस्टिव लोड्स। अब हम देखेंगे कि ये जो रेजिस्टिव लोड है इसका क्या बिहेवियर होता है। जब हम एसी सप्लाई इसको देते हैं तो क्या बिहेवियर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कोई हमने रेजिस्टिव लोड लिया जिसकी रेजिस्टेंस R है और इसको हमने एक जो है वो एसी वोल्टेज वो होती है कि जिसका जो एम्पलीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, उसको क्या कहते हैं,
एसी वोल्टेज कहते हैं उसको। तो हमने यहाँ पे इसको एक एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया है और वो एसी वोल्टेज है V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ थीटा। और जब हम इसको वोल्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे, वोल्टेज देंगे जब इसको, तो उसमें एक करंट आई फ्लो करेगा। जो कैलकुलेशन के बाद जो करंट की वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमने आई की वैल्यू लिख ली कि आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ थीटा। अब अगर आप देखें यहाँ पे थीटा अगर ज़ीरो होगा तो क्या होगा दोनों में, जब थीटा ज़ीरो होगा तो साइन ज़ीरो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर, और v इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। और ये यहाँ पे हमने इसको प्लॉट कर दिया। और जब थीटा 90 के बराबर होगा तो क्या होगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू वी एम, यानी ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से थीटा 180 के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो अब ये वोल्टेज की वेवफॉर्म आ गई हमारे पास। ये वोल्टेज की वेवफॉर्म हम साइनोसाइडल वोल्टेज ये आ गई 360 से लेके 360 तक। अब हम इसी तरह से थीटा की वैल्यू जो है वो जो करंट की जो वेवफॉर्म है उसके अंदर हम पुट करते हैं, करंट का जो फार्मूला है उसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जब थीटा ज़ीरो होगा तो ये भी ज़ीरो होगा, जब थीटा 90 होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, और जब 180 होगा तो ये ज़ीरो, और 270 के ऊपर फिर जो है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगा। अब अगर इस वेवफॉर्म के ऊपर देखें आप तो ये करंट और वोल्टेज एक ही वक्त में ज़ीरो हैं और एक ही वक्त में जो है ये क्या है, मैक्सिमम हो रही हैं, और एक ही वक्त में फिर ज़ीरो हो रही हैं और फिर नेगेटिव मैक्सिमम के ऊपर जा रही हैं और फिर ज़ीरो के ऊपर आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि करंट और वोल्टेज के दरमियान जो फेज़ एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। नो फेज़ डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो इसकी अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एक वोल्टेज के लिए लाइन ले लें ये V, और इसी के साथ हम जो है वो इसी के पैरेलल में हम जो है वो करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ कर देते हैं। तो ये किसको शो करता है, करंट और वोल्टेज के जो फेजर डायग्राम है रेजिस्टेंस के लिए, वो हम इसके ज़रिए शो कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें तो रेजिस्टिव लोड में जो वोल्टेज और करंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इन फेज़ होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, इन फेज़ होते हैं, यानी जो उनके दरमियान जो फेज़ एंगल है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब इसके बाद दूसरा जो लोड है हमारे पास वो है इंडक्टिव लोड्स। अब देखते हैं इंडक्टिव लोड्स क्या होते हैं। द लोड करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल मोटर्स आर कॉल्ड इंडक्टिव लोड्स। अब जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें हम कॉइल यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती हैं, इंडक्टिव लोड्स कहलाती हैं। जैसे मोटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें जिनमें हम जो है वो कॉइल यूज़ करते हैं, इंडक्टर यूज़ करते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंडक्टिव लोड्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल इंडक्शन मोटर्स आ गई, फैंस, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, कंप्रेसर इन रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। इन सब में आपको पता है कि क्या यूज़ होती हैं, मोटर यूज़ होती हैं, या इनमें क्या यूज़ होते हैं, इंडक्टर यूज़ होते हैं। लिहाजा इन ऐसे लोड्स को क्या कहते हैं, इंडक्टिव लोड कहते हैं। अब हम देखेंगे, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके ज़रिए हम देखेंगे कि जो इंडक्टिव लोड्स हैं उनका जो है वो एसी वोल्टेज और करंट के लिए क्या बिहेवियर होता है। तो सबसे पहले हमारे पास कोई इंडक्टिव लोड है जिसकी इंडक्टेंस क्या है, L है। कोई भी मोटर हो सकती है, कोई भी जो है वो फैन हो सकता है, वैक्यूम क्लीनर हो सकता है, कोई भी लोड हो सकता है ये। और उसको जब हम साइनोसाइडल वोल्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे V से, V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ थीटा। तो जब यहाँ पे हम कैलकुलेशन के बाद करंट की जो वैल्यू निकालेंगे तो करंट की वैल्यू आएगी हमारे पास I इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ थीटा माइनस 90 डिग्री। अब देखें इंडक्टर की एक खसूसियत होती है कि ये जो चेंज इन करंट को क्या करता है, हमेशा ओपोज करता है। चेंज इन करंट को क्या करता है, ओपोज करता है। यानी जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एकदम इसमें करंट फ्लो करना शुरू नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कुछ देर के लिए वो इसको क्या करेगा, ओपोज करेगा। यानी जो साइनोसाइडल करंट है, चूंकि आपको पता है कि वो वोल्टेज है वो चेंज हो रही होती है या करंट जो है वो चेंज हो रहा होता है, तो उसमें वो उसको क्या करेगा, ओपोज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि करंट जो है वो इस्टेब्लिश होते हुए थोड़ा टाइम लगाएगा, जिसकी वजह से वो लैग कर जाता है। इंडक्टर में जो करंट है वो क्या कर जाता है, लैग कर जाता है। अब ये जो
हमारे पास v इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ थीटा और i इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ थीटा माइनस 90 डिग्री। इनको जब आप यहाँ पे जो है वो ड्रा करेंगे, इनकी साइनोसाइडल वेव फॉर्म ड्रा करेंगे, तो v के लिए तो सिंपल ये 0 से स्टार्ट होगा और ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास 0, 90, 180 और 360। अब करंट के लिए, तो करंट के लिए देखें तो थीटा माइनस 90 डिग्री, इसका मतलब यह है कि थीटा जो है वो जो करंट है वो लैग कर रहा है 90 डिग्री, यानी करंट वोल्टेज के बाद जो है वो स्टार्ट होगा, यानी पूरे 90 डिग्री के ऊपर जब यानी करंट वोल्टेज 90 के ऊपर जाएगी तो करंट क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ से करंट, यहाँ से देखें वोल्टेज 90 पे है, जबकि करंट जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जब जो है वो करंट पहुँचेगा, वोल्टेज पहुँचेगी 180 के ऊपर, तो करंट होगा 90 के ऊपर, यानी करंट जो है वो लैग कर रहा है बाई 90 डिग्री। तो अब इसी को अगर फेजर डायग्राम के साथ शो करें हम प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए, तो अब आप देखें कि वोल्टेज को हम रेफरेंस के ऊपर V के साथ हम इस तरह से हम डिनोट कर देते हैं, और करंट लैग कर रहा है तो हम नीचे की तरफ एक लाइन लगा देंगे और इनके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये किसको शो कर रहा है, ये जो थीटा है ये किसको शो कर रहा है, फेज एंगल को, ये कितना है, 90 डिग्री। और इंडक्टिव सर्किट में जो करंट है लैग करता है वोल्टेज से बाई 90 डिग्री, लेकिन इंडक्टिव सर्किट कौन सा, प्योर इंडक्टिव सर्किट में ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर प्योर नहीं है तो फिर जो है वो एंगल लेस देन 90 होगा। अब इसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास कैपेसिटिव लोड्स। द लोड्स करस्पॉन्ड टू द कैपेसिटर इज रेफर्ड टू एज कैपेसिटिव लोड्स। तो ऐसा लोड कि जिसमें जो है वो आपके पास जो है वो कैपेसिटर्स हों या सिंक्रोनस मोटर्स हों, तो उस तरह का जो लोड है वो क्या कहलाता है, उस तरह का लोड कहलाता है कैपेसिटिव लोड कहलाता है। नो साइज लोड्स आर एग्जिस्ट प्रैक्टिकली बट कैपेसिटर्स आर यूज्ड टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। तो ऐसे लोड जो है वो एग्जिस्ट, यानी अगर सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं तो फिर वो आप कह सकते हैं कि वो एक कैपेसिटिव लोड है, वो भी जब नो लोड के ऊपर उसको ओवर एक्साइटेड फॉर्म में चलाते हैं तो वो क्या होगा, एज अ कैपेसिटर की तरह वो बिहेव करता है। और कैपेसिटर को हम यूज़ करते हैं इम्प्रूव पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैपेसिटिव लोड है, कैपेसिटर है जो वो साइनोसाइडल वोल्टेज और करंट के लिए किस तरह का बिहेवियर होता है उसका। तो सबसे पहले हम एक साइनोसाइडल वोल्टेज V अप्लाई करते हैं। कैपेसिटर है हमारे पास जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, C है, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, I फ्लो करेगा। अब हमने देखा था कि जो इंडक्टर है वो चेंज इन करंट को क्या करता है, अपोज करता है, जबकि इसी तरह से जो कैपेसिटर है वो चेंज इन वोल्टेज को क्या करता है, अपोज करता है। अब शुरू में क्या होगा, शुरू में ये होगा कि जब जो ही आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस कोई चार्ज, प्लेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो आपको पता है कि जो कैपेसिटर है वो AC के लिए एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। तो जो ही आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें से एक ह्यूज करंट फ्लो करेगा, लेकिन जो जो यहाँ पे चार्जेस आने शुरू हो जाएंगे तो ये करंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अब हम देखते हैं कि वोल्टेज V = Vm sin ऑफ थीटा ये हमने अप्लाई किया, और जो करंट की जो वेव फॉर्म आएगी वो क्या होगी, Im sin ऑफ थीटा प्लस 90 डिग्री, Im sin ऑफ थीटा प्लस 90 डिग्री ये आएगी। इनको जब आप यहाँ पे ड्रा करेंगे साइनोसाइडली तो वोल्टेज तो उसी तरह से ड्रा होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 90, फिर 180, 270 और फिर 360 के ऊपर। लेकिन जो थीटा है वो आपका जो है वो प्लस 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि ये पहले से करंट जो है वो अभी वोल्टेज यहाँ पे जो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर इस्टेब्लिश नहीं हुई है, क्योंकि एनी चेंज इन वोल्टेज को क्या करता है, कैपेसिटर अपोज करता है। कैपेसिटर क्या करता है, अपोज करता है, जबकि जो है वो करंट क्या होना शुरू हो जाता है, पहले से ही यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो करंट को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये अगर 0 के ऊपर है तो ये -90 से ये क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये जब 0 के ऊपर वोल्टेज पहुँचेगी तो ये यहाँ पे जो है वो ये कितने पे पहुँच गया होगा, 90 डिग्री के ऊपर आ गया होगा। अब इसी को अगर फेजर डायग्राम के साथ शो करें तो V को हम ऑलवेज रेफरेंस के ऊपर लेते हैं। तो करंट यहाँ पे चूँकि लीड कर रहा है तो इसको ये इस तरह से शो करेंगे, और यहाँ पे जो है वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और ये एंगल क्या कहलाएगा, फेज एंगल कहलाएगा। और ये प्योर कैपेसिटर के लिए कितना होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन प्योर कैपेसिटर जो है वो अगर नहीं है तो फिर उसके लिए जो है ये लेस देन 90 डिग्री होगा। तो
उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।